कि यूनानी से मुतालिक एक छोटी सी स्टोरी है कि हमारे यहाँ बिजनौर में डॉक्टर अकमल आए बहुत शॉर्ट नोटिस पे, टॉक वाले, राजस्थान वाले, और उन्हें कहा कि एक यूनानी सीएमई करनी है। उससे पहले हमारे जहन में यूनानी का कोई तस्वुर ही नहीं था कि यूनानी की सीएमई भी होती है। हमने जितनी भी सीएमई अटेंड की थी सब एलोपैथिक मेडिसिन की करी थी। तो उन्होंने कहा यूनानी सीएमई है और बड़ा शॉर्ट नोटिस के डॉक्टर्स को बुला लो। मैंने कहा डॉक्टर यूनानी सीएमई में कहाँ पाएंगे, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस में। कहने गिफ्ट है डॉक्टर्स के लिए और थोड़ा सा नाश्ते वगैरह का अरेंजमेंट भी है। मैंने कहा हाँ यार ये तो कुछ अट्रैक्टिव होगा। तो मैंने शॉर्ट नोटिस पे हेलो। कॉल करी, 15-20 लोग वहाँ जमा हो गए और मैंने बताया भाई आपको जो है कुछ नहीं, आपको गिफ्ट मिलेंगे और नाश्ता वाश्ता है, बाकी तो जो जैसा आप सीएमए में करते हो ऐसे ही होगा। खैर कोई बात नहीं, सीएमए स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर साहब ने सीधे ही टॉपिक स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई यूनानी में आपने कभी एंटासिड का इस्तेमाल किया है? कोई मरीज आया आपके पास, फौरी तौर पे उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हुई, आपको फौरन रिलीफ आ गया हो और आपने कोई यूनानी दवा तजवीज़ की हो या कंसिस्टेंटली कुछ करते हो कंसिस्टेंटली, तो सब निलबटे सन्नाटा, कोई किसी के जहन में कोई प्रोडक्ट नहीं। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको ऐसी दवा बता दूं कि जो फौरन इंस्टेंटली रिलीफ करती हो, फौरन फायदा हो जाता हो, तो सब लोग मतलब बड़े उसमें कि मतलब क्या ऐसी चीज़ बताएंगे, ये कुछ नया आया होगा शायद मार्केट में जो हमें नॉलेज में नहीं होगा। तो उन्होंने फौरन से नाम लिया आंवला। आंवले का नाम लेके ही, आंवला इतना कॉमन है सबने सुन ही रखा था, लेकिन आंवले का एंटासिड के तौर पे तस्वुर किसी के जहन में नहीं था, हमारे जहन में भी नहीं था। सुना और सुन के बड़ा अच्छा लगा, नाश्ता वाश्ता लिया और गिफ्ट विफ्ट अपने लिए और चले गए। वो सीएमई जो है वहीं क्लोज हो गई, बस आंवला नाम सुन लिया, लेकिन आंवले का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नुडवा कौन हुई और फिर हरमास से इंटरेक्शन हुआ और फिर मशरूब आंवला जिसको सब जानते हैं। उसके बीच में मैंने 1-2 बार आंवले का यूज़ किया जो प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वो टेस्ट वाइज इतने ख़राब थे कि वो टेस्ट से ही नहीं समझ में आया। और फिर जो आंवला का मैंने इंट्रोड्यूस किया पहली बार, खुद से ही यूज़ करके देखा, तो पहली बार में ही पता चला कि नहीं यार, फर्स्ट टाइम में ही इंस्टेंटली कोई चीज़ दवा काम करती है, मशरूब आंवला। और फिर मैंने उसको पूरी फैमिली का सिरप बना दिया, खाली ये नहीं कि मतलब मैंने पिया, उसको वैसे भी पिला पिला के मैंने चैलेंज के तौर पे पेशेंट को बिठाया अपनी ओपीडी में कि एसिडी बनी, रुक जाओ यार, जरा मशरूब कंपाउंडर जरा मशरूब आंवला लाओ लाओ, जैसे हम रेंटिडिन, जैसे हम डीएसआर करते आए थे, और उसको 2 ढक्कन डाला और दिया और फौरन। तो पेशेंट बोला कि मुझे 3 सिरप दे दीजिए। वो एंटासिड की खाली अपना मर्ज को लेकर आया था, लेकिन 3 दिन। तो ये एक अवेयरनेस पैदा हुई। सिर्फ एक प्रोडक्ट की मैंने बात करी और एक तजुर्बे की बात करी। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनके बेशुमार तजुर्बे हैं, लेकिन इंस्टेंट के तौर पे लोग बात करते हैं ना कि इंस्टेंट रिलीफ जो है, इंस्टेंट के तौर पे हम एलोपैथिक में जाते हैं। तो इंस्टेंट के तौर पे मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो मशरूब आंवले का है, और मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल सबके पास ही है। इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। बाकी तो फिर डायग्नोसिस है चीज़ों का, फिर डायग्नोसिस के मिजाज के एतबार से जो है वो मर्ज है। दूसरा मेरा पर्सनल तजुर्बा बीमारियों के साथ जो रहा है वो थोड़ा सा एक और चीज़ ये रही है कि मैंने डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा, ग़िज़ा का, कि कोई भी ट्रीटमेंट अगर हमने किया और जो ग़िज़ा चल रही थी जो नुकसान देने वाली उसको बंद अगर नहीं कराया, या जो ग़िज़ा उसको फ़ायदा पहुंचाने वाली थी एडजुसेंट तौर पे अगर नहीं इस्तेमाल करी, तो वो जो नताइज हमें हासिल होने थे, जो डिजायर्ड गोल हासिल होने थे, वो हमें हासिल नहीं हुए। तो ग़िज़ा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। दवा के साथ ट्रीटमेंट कुछ भी चला हो, चाहे डायग्नोज कुछ भी रहा हो, सबके तरीके इलाज अलग अलग होते हैं, लेकिन ग़िज़ा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है मैंने अपनी तजुर्बे के अंदर देखा। दैट्स ऑल। इसमें बेसिकली आपने जो चीज बताया ग़िज़ा के ताल्लुक से, ग़िज़ा जब अपने को ग़िज़ा की बात करते तो असबाब सित्ता ज़रूरिया में आते हैं ना, जितने भी बीमारी की मेन सबब असबाब सित्ता ज़रूरिया है। आइंस्टीन का भी कहावत था कि आपने या हमने कोई प्रॉब्लम एक डायमेंशन में, एक आयान में, एक लेवल में कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट किया या हुआ, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस आयान में, उस डायमेंशन में नहीं, दूसरे डायमेंशन। अब हमारे साथ सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि जो भी मरीज आता है, मरीज ने जिस प्रॉब्लम, जिस आयान में, जिस डायमेंशन में, जिस रुख में, जिस पहलू में वो अपनी बीमारी क्रिएट करके आया, वो पहलू से वो हटना नहीं चाह रहा। ये हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस डायमेंशन में, जिस पहलू में
या जिस जगह पे बैठ के उसने वो बीमारी कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो जो बीमारी उसने उन्होंने क्रिएट किया, उस डायमेंशन से वो हटना नहीं चाह रहा, उस डायमेंशन में, उस जगह पे, उस मराहिल से वो बदलना, अपने आप को तब्दील करना नहीं चाह रहे, लेकिन वो चाह रहे कि मेरी बीमारी अच्छा हो जाए। ये आज के दौर में हमेशा याद रखने का, हमारे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बीमारी अच्छा न होने की वजह, यानी कि आपकी घुटना अगर फोल्ड नहीं हो, ये भी जैसे गिजा जैसे तदाबीर है, जब तक आप अपनी घुटना फोल्ड नहीं करेंगे, आप आपकी जिंदगी वैसे ही बसर कर रहे हैं और आप ये खुद चाह रहे कि मेरी घुटना फोल्ड हो जाए। तो मैं समझता अगर किसी ने ये सवाल पूछे कि आज के दौर में बीमारी अच्छा न होने की वजह, आदमी जिस रुख में, जिस जगह पे बैठ के अपनी बीमारी को क्रिएट किया या बनाया या उसको तरजीह ये बनाया, उस एरिया से वो हटना नहीं चाहता। हम ये चाह रहे उस जगह से हटे ताकि वो खुद ब खुद अच्छा, हमारे दवा का भी जरूरत नहीं पड़े। तो ये आज के दौर में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जिहाद बोलो, जद्दोजहद बोलो, मरीज को बोलो तुम्हारी बीमारी की फलाने फलाने सबब का ये मकाम है, अगर आपको बीमारी से हटना तो आपको इस मकाम से हटना पड़ेगा। आप खुद ये चाह रहे ये मकाम से मैं हटेगा नहीं, ये मकाम से मैं हटेगा नहीं, आप मुझे हमारा बीमारी करके दो, तो उसके लिए आप बोलना पड़ेंगे। आपका बीमारी नहीं हटेंगे, आपके तकलीफ दूर करके दे सकते, यानी कि आपको हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अपने मकाम से हटने की जरूरत नहीं, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपकी मकाम से हटने की जरूरत नहीं। तो आपको मुकम्मल तौर पे अगर आराम चाहिए तो आप जिस मकाम में, जिस जगह पे, जिस पहलू में, जिस आयान में, जिस डायमेंशन में, वहां से आपको हटना जरूरी है, तभी आपका बीमारी अच्छा हो सकता। तो इसमें एक बात आपने जो बताई जैसे गिजा, तो ज्यादातर गिजा की जो दखल है जितने भी बीमारियों में, नो डाउट आपने जैसे बोलता एक जगह पे हवा के, हवा आता है ना, फिर माकूल मशरूब आते हैं, तो हवा का भी दखल है। जैसे क्या खाता पीता है, तो ऐसी जगह पे मरीज से पूछा भी करो किस किस्म की हवा तुम अंदर लेता है, बंद कमरे की हवा है क्या, डस्ट वाला हवा है क्या, गंदगी वाला है क्या, साफ, ये भी एक जगह है ना, जैसे खाता पीता क्या खाता है, इधर से स्टार्ट करके देखो। तो जब भी आप अपने असबाब सित्ता जोरिया को, छह को भी अगर आप सही ढंग से आप दिमाग में रख के मरीज से अगर बात करेंगे, मैं समझता हूँ जो बीमारी उसने जिस जगह से क्रिएट किया वो पूरी की पूरी माहौल ही खत्म हो जाएंगी, फिर आपको दवा देने की जरूरत ही नहीं। तो दवा मरीज को बोला कर, तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट से बात करते, देखो मेरे पास दो किस्म के ट्रीटमेंट है और आपको भी दो किस्म का इश्यूज है, एक आपका तकलीफ, एक आपका बीमारी, ये दोनों अलग है। संजय आपको सर दर्द हो रहा है, ये आपकी तकलीफ है। बीमारी हाइपरटेंशन हो सकता है, बीमारी साइनोसाइटिस हो सकते हैं, बीमारी नींद की कमी हो सकती है, बीमारी गैस हो सकते हैं, बीमारी डिप्रेशन हो सकते हैं, बीमारी कोई भी हाइड्रोजेनिक डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरदर्द आपकी तकलीफ है। तो पेशेंट को बोल के दोनों दोनों का माहिर हूं मैं तुम्हारा तकलीफ दूर करने के लिए मेरे पास अलग अलग से तोपे, बड़े 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 कैनन है मेरे पास, बड़े बंदूकें, लेकिन साथ में मेरे आपकी बीमारी, तो ये दो पहलू मरीज को समझाओ, दोनों सही करेंगे तो वो हिसाब से अगर आपको मुकम्मल चाहिए तो फिर आपने ये सब चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, खाना पीना, ये सब चीज के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने आजकल जो डॉक्टर्स आते हैं वो बोलते हैं कि आप ये सब चीज को ध्यान रखो तो उसमें अच्छा होता है, क्योंकि इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने इतना इंतजाम रखा है, तो ये सब चीज अपने आप को सही हो जाती है। जैसे आप खुशी में आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं, गम में एक केमिकल रिलीज होते हैं, कितने किस्म की केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, जहाँ डोपामिन बढ़ना है, जहाँ आपने डोपामिन खाया ही नहीं, जहाँ एड्रेनालिन बढ़ा है, या एड्रेनालिन कम हो रहे हैं, ये आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन बढ़ रहे हैं, वो कभी कभी ये जरूरी नहीं कि उस चीज आप बैरूनी तौर से अंदर डाल दिया, अंदर के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे। तो इससे ये चीज साबित होता है, जैसे आपको कोई भूख के टाइम पे आपने कोई लजीज खाना आपके दिमाग में याद आया तो आपके मुंह में पानी भर,
तो इतना इंतजाम बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे रखे, तुम वो खाना देखा नहीं, छका नहीं, सूंघा नहीं, खाली ख्याल में तुमको आया, तब तुम्हारी पूरी मुंह में तुम्हारी राल बहने लगा, इतना टपकने लगा, इतनी भर गए। तो इतनी सारी इंतजाम है, हमने अंडर एस्टिमेट करके अल्लाह ताला ने जो एस्टिमेट जो चीज करके रखे, तो उसके लिए हमने जो माविन हम लोग जो मददगार है, जो फिजिशियन, वो जो आपको हमको बताना है भाई तुम्हारे इश्यूज की वजह यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तुम वहां से हट जाओ और आप दूसरी जगह पे अपनी स्टार्ट करो। तो मैं समझता हूँ इवन कैंसर का भी इलाज कभी कभी बड़े बड़े नेचुरोपैथी लोग और अलग अलग लोग करते हैं। क्या करते हैं कि इसके अंदर ये सब चीज की ज्यादती की वजह से, तो कहीं भी आप याद रखना ये सब चीज एक मामूली चीज नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं सब ये परहेज तदाबीर, ये सब इतनी बड़ी बीमारी में इतनी बड़ी बीमारी वजूद में आने की वजह ये सब गैर तबीयी चीज मुसलसल उनकी बॉडी में होने की वजह से। अब हमको वो तनकिया विनकिया भी अगर नहीं करा, तनकिया भी नहीं किया, तो आप सबक को निकाल के रख के देखो, बॉडी से धीरे 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 वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक सेटअप है ये डॉक्टर साहब, इसमें आप याद रखो, कभी भी याद रखने का। अभी एक मरीज आए मेरे पास, वो पाइल्स का शिकायत लेके आए थे, दूसरा उसको स्टोन का शिकायत ले, तो मैंने उनसे पूछा कि वो बोला मैंने ये फलाना फलाना चीज बोला, सर ये सब चीज मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मैंने बोला बीफ खाने से बॉडी का हरारत बढ़ता है। अब वही बोल रहा बीफ खाने से मेरी आदत, मेरी गुस्सा बढ़ता है, मेरी स्टोन बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है किसमें, किडनी में, मेरे को एसी फैन चालू करने के बाद। तो उसको बता रहे सर बाकी सब डॉक्टर ये सब क्यों नहीं बताते। मैंने उनको बोला वो डॉक्टर वो बताते हैं जो दिखता है लेबोरेटरी में, रिपोर्ट में, वो दुनिया के हिसाब दुनिया से के जो हिसाब से साइंस, दुनिया के हिसाब से साइंस क्या है, जो दिखता है। मरीज को मैं बोलता जो दिखता है वो उससे ज्यादा तकलीफ न दिखने वाले करता है, बाद में आपको दिखता है वो। तो उसको वो बहुत पटी बोला यार ये हरारत की, सर आपने बहुत परफेक्ट बोला, दूसरा किसी ने ये नहीं बोला मेरा स्टोन बार बार क्यों बन, मतलब तुम्हारी बॉडी में इतना हिद्दत है तो क्या करो। सर मैंने बहुत पानी पीता, मतलब सर पानी पीने से बॉडी ठंडा नहीं होते, तुम क्या क्या तदाबीर देखो। तो उसमें सबसे पहले मैंने उनको बताया तुम्हारे मिजाज के एतबार से तुम्हारे अंदर सफरा है, सफरा के एतबार से तुम्हारी जिगर बहुत तहरीक में रहते हैं हमेशा। तो उनको मैंने बोला तुम जिगर से स्टार्ट करो ट्रीटमेंट, तब तुम्हारी बॉडी की गर्मी कम हो जाएगी। पानी तुम वक्ती तौर पे, वो बोला मैं 3-3 4-4 लीटर पानी पीता हूँ, मतलब वो वक्ती तौर पे आपको वो आपको तसल्ली दे सकते हैं, बिल फील, बिल कुवत नहीं, बिल फील आपको अच्छा लगेंगे पानी पीने से। लेकिन आपकी बिल कैफियत जो, तो उसने सही बोला सर वो लीवर की सर से मुझे वो प्रॉब्लम होती, तो जिगर के ऊपर से अगर सही करके दिया तो उसको स्वेटिंग वगैरह कम होती। उसको फिर मैंने हिदायत दी, बोले देखो भाई तू यहाँ पैदा होने वाला नहीं था, इतनी गलती से तुम पैदा हुआ, तो यूरोप में पैदा होना चाहिए, तो हम तुमको तेरी तकलीफ, तो हंसने लगे। एकदम सही बोला सर, बोले मेरे को माहौल में बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो हम यहाँ का बदल नहीं सकते यू कैसे सिस्टम, तो आप आपकी बॉडी की माहौल को बदलो। तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा माहौल बदलने वाली एक आजा है जिगर। बाकी दिमाग, हार्ट तो ठीक है, हार्ट तो अलग तरीके में तकलीफ देते, जिगर सबसे ज्यादा बॉडी के अंदरूनी माहौल को खराब करता है। इसी पुराने जमाने में ज्यादातर हकीम लोग इसके ऊपर ध्यान दे। तो याद रखो डॉक्टर साहब, आप इसको नहीं, सबको मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर इसको कम अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बहुत मायना रखता है ये सब चीज, मरीज ये सब सुनना चाह रहे। ये नहीं कि तुम इधर उधर की बातें, तुम अपनी कैफियत के बड़ा है, तुम्हारा बॉडी थोड़ा ठंडा है ये मत खाओ, गर्म है, तो वो चीज वो दिमाग में अप्रूव करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी लॉजिकली बातें कर रहे हैं मरीज, और मरीज भी बोलेंगे यार एक नहीं बातें कह रहे अकील, सब लोग के हिसाब से जो चीज वो ये वो सब नहीं बोल रहे। मैंने सब बोला वो सबको नॉनवेज, मतलब नॉनवेज सबको, सब नॉनवेज मत छोड़ो, बकरा खाओ, अक्का बकरा खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़े का मत लगाओ गर्म है, तो फिर वो बढ़ जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, ये एक अपने हर हकीम को मैं समझता हूँ दवा के साथ में असबाब सित्ते जरूरिया, इसलिए मैं हमेशा कभी भी लेक्चर लेने के टाइम पे मिजाज और कैफियत को बार बार लेके आते कि वो उसके अंदर एक परफेक्शन आना चाहिए। तो मैंने इनको बोले एक काम करो तो अरबिक अरब जैसे फूड बन जाओ, थोड़ा मिर्ची कम करो, यूरोपियन के जैसे
डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करो, मिल्क इस्तेमाल करो, दही इस्तेमाल करो, मसालेदार आइटम कम करो। ये एशियन जो फूड होते हैं, एशियंस का फूड, स्पेशली हम जैसे लोगों को वो कम करो तो वो सेटिस्फाइड हो। दिस वेरी गुड। ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे अलीगढ़ की खुशबू हैं और नई यंग ब्लड हैं। अलीगढ़ खाली था, डॉक्टर सबिया और डॉक्टर उस्मा के बाद डॉक्टर नईम साहब भी मैदान में उतरे हैं और यंग हैं। अलीगढ़ यूनानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपसे हम लोग कुछ सीखते हैं और क्या लम्हात किस तरह से गुजरे हैं आपके इधर यूनानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अलाउद्दीन भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज रूबरू होने का मौका दिया आपसे और बाकी सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं। अगर मैं अपनी सर जर्नी की बात करूं तो मैं 8 साल से सर टीचिंग कर रहा हूं एशियन कॉलेज में और अब मैं एज अ रीडर के तौर पर मैं अभी प्रमोशन मेरा हुआ है वहाँ और पिछले 11 साल से मैं सर प्रैक्टिस में हूँ, बट मैं टोटल मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहा था सर। सितंबर के महीने में जो आपका एक डर्मेटोलॉजी के ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम मैंने फेसबुक पे देखा था, तो उसको बस मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया ना, देखते हैं कि इसमें यूनानी में कुछ है या नहीं। क्योंकि इससे पहले सर मैं बीएमएस और मैंने एमडी अपने सर अजमल खान तिब्बे कॉलेज एमयू से ही मैंने किया है। मेरी जिंदगी के 20 साल यहाँ गुजर गए। यहाँ मैंने बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, लेकिन ओवरऑल कुछ भी नहीं, बस एक प्रेजेंटेशन होता है और लोग गेट टुगेदर करते हैं और खाना पीना होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी छोटे से एक ट्रेनिंग ने मुझे मेरे जहन को सर बदल दिया। मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उससे कि मैं मजबूर हो गया और मैंने अलाउद्दीन भाई को कांटेक्ट किया और उनसे आपका जितना भी सर मटेरियल आपका है उस सारे मटेरियल को मैंने पीडीएफ फॉर्म में निकाला, उसकी मैंने स्टडी करी बहुत डेप्थ में। उसकी स्टडी के बाद में सर जो लोग हम अपने एमडी के जमाने में कुलियात नफीसी या अल कानून की बुक्स वगैरह एज अ रेफरेंस के तौर पर पढ़ा करते थे, कभी पढ़ा नहीं। मैं सर मजबूर हो गया और इतनी स्टडी मैंने की और आज यकीन मानिएगा बस सिर्फ रमजानों का टाइम ऐसा है जो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया उसमें, वरना मैं मैक्सिमम टाइम अपना दिन रात अपनी यूनानी की स्टडी में लगा रहता हूँ। और इसके बाद में पिछले 2 से 3 महीने के अंदर मैंने अपनी प्योर यूनानी प्रैक्टिस शुरू की अलॉन्ग विद मॉडर्न मेडिसिन। तो आज मैं सर आपके सामने 3 केसेस हैं जो मेरी स्टडी के हैं, जो मैंने प्योर यूनानी पे काम किया और उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे ये मेरी जर्नी सक्सेस रहेगी। तो 3 केसेस हैं जो मुझे प्रेजेंट करने हैं, 2 डिस्कशन करने हैं जहां मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है जो मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प लेनी है, और 2 मेरी क्वेरीज हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रही है मुझे क्या करना है। तो आपकी इजाजत से सर मैं पहला केस एक्सप्लेन करूं। सर केस भी बिल्कुल मेरे घर का ही है। मेरी बहन 30 ईयर्स ऑफ एज की है, शी इज मैरिड और सफरावी मिजाज की सर वो है। पिछले 2-3 महीने से ज्यादा हो गए इसको सर आए दिन लूज मोशन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम रहा करती थी। तो कई मरतबा सर मैंने उसको अपनी क्लिनिक पे बुला के अपने मॉडर्न मेडिसिन जो भी रहती है उसको हमने दिया, वो सही हो जाती थी। उसके बाद फिर अगेन उसको प्रॉब्लम रहती थी। हमने उसको सर असबाब सत्य जरूरिया से उसके लाइफ स्टाइल को, उसके डाइट को, उसके वाटर पे भी कंसर्न किया, बट उसकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी। तो उसको फिर मैंने फाइनली मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। वहां उसके सारे इन्वेस्टिगेशन हुए। यू कांट बिलीव कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं आया। अल्ट्रासाउंड भी हुआ उसका, एमआरआई भी हुआ, जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन थे सारे हुए, एक्सेप्ट हीमोग्लोबिन इसका कम था। तो क्योंकि 6 महीने से सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपके जितने भी पेड लेक्चर होते हैं मैं सर मैं जरूर ज्वाइन करता हूँ। इसके अलावा जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर थे उनको मैं रेगुलर डेली टाइम निकाल के सर सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैंने उसको जो आपकी दवाई दी थी उसमें कैप्सूल राल, पहले तो पेनिल दिया था जो उसको आए दिन सर नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती थी, उससे वंडरफुल रिजल्ट मिला। फिर कैप्सूल राल शुरू किया मैंने शरबती दीनार के साथ, और उसके बाद में सर कैप्सूल राल को मैंने रिप्लेस किया था हब्बे नरकचूर से। उसको अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों में काफी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उसको थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम रहने लगी। तो मैंने फाइनली उसको जवारिश कम्युनी मैंने उसको ऐड किया। सर 4 वीक्स के अंदर वो एट प्रेजेंट इतना अच्छे से मतलब खुश है अपनी जिंदगी में और खा पी भी रही है माशाल्लाह। अब तो रोजे चल रहे हैं, रोजे भी रख रही हैं। उसी के साथ में सर वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसमें, उसको एक परसिस्टेंट ड्राई कप की, जैसे बोलते हैं ना एस्थमेटिक टाइप की कप की शिकायत सालों से सर रहती है इसको। आप लोग सर जानते हैं मॉडर्न मेडिकल में सर सिर्फ पफ और कैप्सूल से आते हैं, वही देते हैं। मैंने इजी नफ्स आपका कैप्सूल सर उसको टेबलेट जो फॉर्म है उसको एडवाइस किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर है, बहुत सुकून से सो जाती है, वरना उसको नींद भी बहुत डिस्टर्ब करती थी, खांसी की वजह से उसको प्रॉब्लम होती थी। ये इसका सर इसी केस का ये दूसरा पार्ट था, और उसी केस का जो उसका सर हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम था
और नियर अबाउट सर 7 हीमोग्लोबिन था। तो सर आपने जो कई बार शेयर किया है अपना शरबत उन्ना, कुछ गौदंती और खमीर मरवरीज वगैरह टाइप की मैंने चीज ऐड कर रखी हूँ। अरके माहौल लैंड भी मैंने उसमें ऐड किया है। शी इज बेटर। अभी मैंने उसका हीमोग्लोबिन चेक नहीं किया, बट शी इज बेटर, उसकी कंडीशन काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस केस को जब मैंने आपसे सर डिस्कस नहीं किया, मैंने अपनी नॉलेज से, आपने जो एक की दी हमें, जो हमें समझने की एक सलाहियत दी, जो एक फंडा हमें आपने दे दिया, उसी चीज को मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुझे रिजल्ट मिले, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद में फिर मैंने और केसेस को ट्रीट करना शुरू किया। दूसरा केस उसके अंदर है सर एक्ने का, ग्रेड 2 एक्ने। मॉडर्न के अंदर सर हम आइसोट्रेटिनाइन, एंटीबायोटिक और जिंक वगैरह सप्लीमेंट देते हैं। तो मैंने कंपेरेटिव स्टडी की। एक केस के अंदर सर मैंने मॉडर्न का ट्रीटमेंट रखा, और दूसरे केस के अंदर सर मैंने कैप्सूल हुम्मा, हब्बे रिसोर, इथरिफल सनाई और लोकल एप्लीकेशन के लिए सैलिसिलिक एसिड 1% दिया। मुझे यूनानी का जो प्रिस्क्रिप्शन था अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टर्म टाइम भी कम लगा और इम्प्रूवमेंट भी ज्यादा लगा, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं चूंकि स्किन की प्रैक्टिस में रहता हूँ, तो अब मैं ज्यादातर पेशेंट में यूनानी को प्रमोट करता हूँ। उसे पता भी नहीं चलता पेशेंट को, क्योंकि आपकी दवाइयाँ माशाल्लाह बड़ी पैकिंग बड़ी अच्छी है, खूबसूरत भी लगती है, टेस्ट भी अच्छे है, तो पेशेंट ले लेते हैं। तीसरा केस जो मेरे बेटे का है, 3 साल के मेरे बेटे हैं और एक 5 साल की बेटी है। इन दोनों को ही सर हाइपर हाइड्रोसिस, फोरहेड पे बहुत ज्यादा पसीने की प्रॉब्लम रहती थी, स्मेल आती थी उसके अंदर। इवन ठंडे मौसम में, अभी जो मौसम गया है बहुत ठंडा रहता था, तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका थायराइड, हीमोग्लोबिन सब कुछ कराया, मल्टीविटामिन सिरप दिए, कुछ भी नहीं। फिर मैंने वही कंसेप्ट जो आपने बताया, जिगर की हिद्दत उसके अंदर, मैंने मान के चला ओनली 1 प्रोडक्ट है, शरबत दीना मैंने दिया, 1 महीने के अंदर वो समस्या खत्म हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 3 केस थे जो मैंने प्योर यूनानी पे काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर 2 केसेस हैं जो मुझे डिस्कस करना है आपसे। एक पेशेंट जो मेरे ट्रीटमेंट में है, 1 साल का बच्चा है सर वो। उसकी जो स्किन है वो ब्रेक होती रहती है। आप कह सकते हैं एपिडर्मोलाइसिस उसके अंदर होता रहता है। उसने सर मेडिकल कॉलेज में, एम्स में भी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उन लोगों ने उसके लिए मना कर दिया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तब जाके ये सही होगी। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन मैंने फिर भी स्टडी करने के बाद में उसमें मैंने हाथ डाला। उसके अंदर सर मैंने उसके जख्म को हील करने के लिए आपका जो पाउडर है सर, मुदम्मिल पाउडर, मैंने वो शुरू किया। इचिंग से बहुत ज्यादा बच्चा परेशान रहता है, तो शरबत खशखश मैंने उसमें शुरू किया। और उसके अंदर ड्राइनेस रहती है उसके स्किन में, तो मैंने कोई मॉडर्न एलोवेरा कॉम्बिनेशन में मॉइस्चराइजर डेली अप्लाई करने के लिए बोला। इसके साथ में मैंने लीवर की इस्लाह के लिए शरबत दीनार मैंने ऐड किया। वो बच्चा पिछले 1.5 महीने से मेरे ट्रीटमेंट के अंदर है। आखिरी बार अभी सर 15 दिन पहले से मेरी मुलाकात हुई थी, जब उसके पेरेंट्स लेकर आए थे, तो उसके जो जख्म थे वो हील तो हो रहे हैं सर, हील होते रहते हैं, सही होते हैं, लेकिन उसके साथ न्यू डेवलप होते रहते हैं, वो सही नहीं हो रहे। तो उसको उसको लेके पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है, उसके घर वाले। जो पुराने रहते हैं वो सब हील होते रहते हैं, मुझे लगता है काफी अच्छा इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ कि बार बार नई नई जगह पे सर क्यों एरप्शन हो रहा है इसमें। तो इस पे सर थोड़ा सा डिस्कशन करिए, फिर मैं अगले केस पे आता हूँ। बेसिकली इसमें एक्चुअली स्किन डिजीज में, अक्सर में स्किन डिजीज में, हर डिजीज में स्किन बेसिकली एक स्क्रीन है बॉडी का। जी। एक स्क्रीन मतलब एक बॉडी का स्क्रीन भी है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्किन। बहुत सारे डिजीज का जो अलामत हो वो ज्यादातर स्किन में जाहिर होता है, क्योंकि हमने अगर स्किन डिजीज को स्किन डिजीज के हिसाब से मत देखें, स्किन डिजीज को जनरल डिजीज के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमको समझ में आएंगे कि इसमें भी कहीं ना कहीं डाइजेशन का बहुत बड़ा दखल है। और अक्सर मैंने ये देखा कि स्किन डिजीज अक्सर सफरावी और सौदावी दोनों में कॉमन फैक्टर है खुश्की, और ये जी। दोनों खुश्की में स्किन का फटना लाजिम है। और जरूरी नहीं कि दोनों में ज्यादा ऊजिंग नहीं होते, लेकिन फटते रहते हैं और वो सुपर इन्फेक्शन में चले जाते हैं और दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं शुरुआत के जैसे। और ये ज्यादातर बीमारी याद रखने की, ये स्किन डिजीज कुछ कहीं ना कहीं जनरलाइज खुश्की की गलबा है। अगर सपोज स्किन में ताफुनी टाइप की लीजन्स आ रहे, ताफुनी इन्फेक्शियस सर टाइप, ताफुन भी आ रहा है सर, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है उसमें रिपीटेड। ताफुनी अगर है तो कहीं ना कहीं रुतूबत का गलबा है। और वो रुतूबत की गलबे की वजह है, आप याद रखने का कि हम लोग अक्सर बोलते हैं ना सफरा की कमी भी, सफरा की जाति की वजह से जैसे अर्टिकेरिया बहुत सारे डिजीज होते हैं, सफरा की कमी की वजह से भी स्किन डिजीज होता है। कि सफरा की कमी में
बॉडी की हिद्दत कम होते, बॉडी की हिद्दत कम होने के साथ में बॉडी में रुतूबत का बढ़ना स्टार्ट होते। इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें सिर्फ आप एज क्या बच्चे का? सर 1 ईयर, 1 ईयर। 1 साल। इसमें आप सिर्फ जन्म गुट्टी ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून बीडी, जन्म घुट्टी। या फिर आप कोई भी लैक्सेटिव ले सकते हैं, जैसे सेनेलेक्स हो। ठीक है। तो इसमें एक जनरल पॉइंट आपको बताता हूँ याद रखने के लिए, स्किन डिजीज में कई भी जगह पे इन्फेक्शियस यानी ऊजिंग वाला या सेक्रीशन वाला या तर वाला कोई भी स्किन डिजीज रहने दो, उधर एक कॉमन उमूर कुली जिसको कहते हैं, उसमें लाइट लैक्सेटिव दवा अच्छे काम करेंगे। यानी लैक्सेटिव दवा काम करेगी, उसके पीछे असबाब सित्ते ज़रूरिया का आखिर जो पॉइंट है, कौन सी? इस्तिफराग व इक्तिबास। जबकि अगर सफरावी मरीज में अगर ज्यादा मुलयनात और मुस्सिलात इस्तेमाल करेंगे तो खुश्की बढ़ेगा और तकलीफ भी बढ़ेगी। तो हमेशा मैं कहता स्किन डिजीज में पहला हमेशा याद रखने का, उसमें एक होते हैं फाइल और एक होते हैं मफूल। फाइल हमेशा बारिद एंड हार। ये जरूरी नहीं कि सबकी तकवा इतना मस्त हो गए फाइल देखने में। ज्यादातर हम लोग की तकवा कम है, इसलिए हम लोग ज्यादातर मफूल दिख के आते हैं हमको। मफूल जोहर में होता है, मरीज की स्किन में होता है। तो आप मफूल के जरिए देख लीजिए खुश्की है क्या या तरी है क्या, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या हमको ट्रीटमेंट करना। तो बहरहाल आप इसमें इतना करो, जन्म गुट्टी इसमें 1.5 टीस्पून या शरबत सेनेलेक्स, या आप इसके आपने जो दवा जिसके साथ में ऐड कर दीजिए। और बेसिकली अगर उसके डाइजेशन सही हो गया तो ये सब उसकी वाटर रिटर्न, ये जो रुतूबत की चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चे में हमेशा इतिदाल का एक हालत में भी एक रुतूबत का गलबा रहता है, लेकिन उससे भी हटके ज्यादा रुतूबत है, इसलिए प्रॉब्लम सही नहीं। लेकिन सर एक ही बच्चे के अंदर, सर ये सफरावी मिजाज का बच्चा है, इसके अंदर ओवरऑल ड्राइनेस भी हो रही है और इसके अंदर सर ताफुन भी हो रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि दोनों कंडीशन इसके अंदर सर परसिस्ट कर रही हैं? 100%। जैसे अभी देखो हरारत का गलबा के हिसाब से आप बोल रहे सफरावी है। अगर सपोज बच्चे के मिजाज में सफरावियत है, ओके, बच्चे के मिजाज में अगर सफरावियत होने के बावजूद भी पूरी कायनात की जितने भी पेडियाट्रिक की जो मिजाज के एतबार से तर होता है, भले वो सफरावी हो, भले वो सफरावी हो, लेकिन यानी कि तमाम शबाब के लोग आर याबिस होते हैं, फिर भी शबाब में भी बलगमी लोग रहता है, इसका मतलब बुढ़ा नहीं है। तो उनको ज्यादातर शबाबी के जगह उसकी दूसरी बीमारी होती है, जैसे शबाब में जो बीमारी अक्सर होता है उससे हटके बूढ़े लोग की बीमारी कुछ जवान को होता है। वहां हम उनकी मिजाज में तो चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं उसकी उम्र के हिसाब से उसको जो मिजाज होना चाहिए उस तरफ थोड़ा आप उसको सपोर्ट किए तो अच्छे हो जाएंगे। ओके सर, इसमें उन्नाब का रोल होगा? सॉरी, उन्नाब शरबत, उन्नाब बेसिकली याद रखने का, उन्नाब शरबत गरम तर है, गरम तर इसमें अच्छे काम करेगा, लेकिन तरी ज्यादा नहीं उन्नाब में। ज्यादा हरारत और रुतूबत थोड़ा बहुत इत्तेदाल के करीब है, थोड़ा सा हरारत कम, थोड़ा सा तरी ज्यादा है उन्नाब। इसीलिए कभी कभी उन्नाब हम लोग सफरावी में भी इस्तेमाल करते हैं। उन्नाब को कभी कभी बलगमी, स्किन डिजीज, दोनों में शरबत उन्नाब कभी कभी यानी कोई भी मिजाज में सूट होता है, क्योंकि इसमें इतना मार्जिन नहीं। मार्जिन हमेशा याद रखने का, फाइल और मफूल की मार्जिन याद रखते, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टर। प्राइमरी बोले तो हार बारिद, सेकेंडरी बोले तो जो प्राइमरी से होने वाले, याद रखना पॉइंट, प्राइमरी से होने वाले इफेक्ट क्या है, दैट इज सेकेंडरी। अब प्राइमरी गर्मी है, सफरा से जो इश्यूज हो रहे हैं उस खुश्की हो सकते हैं, गर्मी। सेम चीज सौदा से भी उसको खुश्की हो सकता है। ये आपको डिफरेंशिएट करना बाद में, हरारत और हरारत और बरूद में क्या हाउ टू डू डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बहुत इजी है यूनानी में। आप कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, आप हरारत और बरूद को लेके आओ, बरूद और हरारत में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यबूसतन रुतूबत में लेके, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट सब ठीक है सर की केस 2 फीमेल सर
फीमेल? हाँ सर, 18 ईयर्स की फीमेल है, बलगमी मिजाज की। उसको सर लगभग 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, उसको बैड वेटिंग की शिकायत रहती है हमेशा सर, वो डायपर में रहती है। उसकी मम्मा सर आई थी, बता रही थी बच्ची का रिश्ता करना है, बहुत ज्यादा परेशान है। वो फाइनली मेरे पास आई। तो सर जैसे कि आपसे भी सीखा, किताबों से भी पढ़ा हम लोगों ने, मैंने ये मान के चला कि इसकी कुव्वतें दाफिया सर बढ़ी हुई है। तो फर्स्ट 1 महीने तक मैंने सर उसमें गर्म कुछ दवाइयां दी, जिसमें माजून फलास्फा, आसबी और अजरा थी। इसको सर मैंने 1 मंथ कंटिन्यू करा, 1 महीने से भी ज्यादा ही किया, लेकिन मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने इसको रिवर्स कर दिया सर ट्रीटमेंट। और रिवर्स ट्रीटमेंट में सर मैंने हब्बे नरकचूर, कैप्सूल हुमा जदीद और जवारिश हरमस, इसको मैंने सर 1 महीने कंटिन्यू करा। इससे भी सर मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो सर मैंने आपको व्हाट्सअप किया था और आपने मुझे सर माजून कुंदूर, नरकचूर और दालचीनी का सुपूक बताया था। पिछले 1.5 महीने से पेशेंट इसी पर चल रही है, लेकिन अभी भी उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है और वो लास्ट में बहुत हिम्मत तोड़ चुकी है। अब देखो, इससे मैं क्या इसमें करूं? बेसिकली ये अमराज रुतूबी है। क्या है? जी, बलगमी पेशेंट है, अमराज हाँ, रतूबी। हाँ, अमराज रुतूबी, रुतूबत की वजह से कोते दाफिया कमजोर हो ज्यादा होते हैं और कोते मासिका कमजोर हो जाते हैं। एक बिल्कुल। एक 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 पता फिजियोलॉजी या फार्माको का जो भी बोलो, उसको एक चीज है। दूसरी, एक आम तौर पे जो गफलत की नींद में चले जाते हैं, गफलत की नींद जिसको कहते हैं, यानी कि वो अगर एक बार सो गया तो वो उठाना मुश्किल होता है, इसी बच्चे ज्यादातर पेशाब करता है। और कुछ लोग अक्सर मैंने देखे, माँ बाप की जो हिस्ट्री रहते है, हेरिडिटरी हिस्ट्री रहते है, बोले फराश में एक हिस्ट्री होता है कि माँ बाप भी 10 साल, 11 साल, 12 साल माँ ने पेशाब किए थे या बाप ने पेशाब किए थे, हिस्ट्री रहता है, वो भी साइड में रखो। यहाँ इंतहाई रुतूबी अमराज है। बिल्कुल। अब यहाँ आप इंतहाई, इसमें 2-3 तदाबीर आप असबाब सित्ते जरूरिया के हिसाब से भी आप इसमें तदाबीर के साथ में इस्तेमाल करो। नंबर 1, फैन इस्तेमाल मत किया करो। फैन ठीक। अगर इस्तेमाल कर रहे, पंगा 2 के ऊपर नहीं। बहुत ठीक सारे है। पेशेंट आके फैन बंद किया तो पेशाब को उठना ही कम हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी खाने के अंदर, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कशन किए थे, उसमें मरतूब एंड जो जो क्या बोलते हैं, अमूला, आमिल, यानी खट्टी चीज, ये भी कम करा। असबाब सित्ते जरूरिया के हिसाब से हो गया। अब दूसरी, अब उसका हरकत बदनी सुकून में तो इसमें कोई दखल नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह बताते, उसको भी जरूरत नहीं। तो इसमें हरकत नफसानिया की कोई इश्यूज नहीं है। और इसमें सिर्फ हरकत नफसानिया का भी थोड़ा दखल है। मेरे एक दोस्त का लड़का था, उसको दुनिया भर के ट्रीटमेंट किया, उसका पेशाब नहीं बंद हुआ। तो किसी आदमी के पास गया तो उसने क्या बोला, बच्चा जब सोने जा रहा था, वो एक डंडा लेके आओ, इतना जोर से बिस्तर पे मारो, बोलने का तुमको ऐसा मारेंगे अगर तू पेशाब करेगी बिस्तर पे, यानी इसकी बाजू में आके इसे मार। वो इतना डर गया बच्चा, मतलब उसको नहीं मारे, उसके बाजू में, स्किन की बाजू में इतने जोर से मारा बिस्तर पे आके, आज तुम अगर पेशाब करेंगे तुमको मार पड़ेंगे, मुझे बोला। सिर्फ इतना उसने 2 बार किया, दूसरे दिन से बच्चे का पेशाब आना क्योंकि अलर्टनेस आते हैं। क्या बोलते हैं? अलर्टनेस। अब ये नींद में भी इंसान को अलर्टनेस होता है। अभी तो आप सोए, तो मैंने आपको, सोए हुए आदमी आपको बोले, नहीं डॉक्टर साहब, आप कैसे उठ गया? जबकि आप सोए थे, लेकिन आवाज तो सुन भी रहा ना, हर बात ही भी सुन रहे हैं, लेकिन आपके नाम से जो आपको पुकारेंगे तो आप उठ रहे हैं। वरना यहाँ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कुछ लोग, सीक्रेट बातें कर, आप सोए, आपको कुछ मालूम नहीं पड़े, लेकिन थोड़ा जोर से आपके आवाज दिया, आप उड़ जाएंगे। सेम चीज अवेयरनेस नींद में भी होता है। जिसकी अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो तो ऐसा लगता है ख्वाब में कहीं पेशाब करते दिमाग में आ रहे हैं, बाथरूम गए, वो पेशाब किया, बाद में पूरी बॉडी गिल्ला हो गया, तो भी नींद नहीं खुलता है। कुछ लोग को 2-2 बार पेशाब करने के नींद, कुछ लोग को जरा भी पेशाब का कतरा निकल, अरे यार मैं नींद में था, वो खट करके उड़ जाते हो। तो सबसे पहले अवेयरनेस लाने के लिए आपको 1-2 चीज किसके साथ में करना पड़ेंगे। दोनों जगह आपने रिवर्स भी किया, आगे भी किया। गर्म खुश्क आपने इस्तेमाल किया, फिर सर्द खुश्क भी आपने इस्तेमाल किया। अब आप 3rd डिग्री दवा थोड़ा आजमा कर सकते हैं इसके अंदर। आप अब्बे शिफा दे नहीं दिया ना? नहीं। अब्बे शिफा 2BD
कैप ठीक है। मैप्सिल 1 बीडी देने की जरूरत थी, रात में 2 एट नाइट। 2 ठीक। ओके, और अभ्यासरा की 1 एट नाइट। ये सब दवा 7 o'clock देने का, ठीक। इवनिंग में सोने से पहले। रात का पानी का मिकदार थोड़ा कम करो, बोलना ऋतुबी चीज मत खाया करो, फ्रूट्स नहीं, ऋतुबत का पानी वाला आइटम, चावल सब बंद करना। एक पेशेंट मेरे पास आए थे, सर हम लोग जिस दिन बच्चे स्लाइस ब्रेड खाता है जिसमें थोड़ा सा जाम लगा के, तो उस दिन पेशाब नहीं करता है। ब्रेड एक आबिस काबिस रिजल्ट मिलता है, और जितने भी क्या नाम उनका जाम रहते इसके अंदर फिटकरी थोड़ा डालते हैं, फिटकरी। तो आप ध्यान रखो एक चीज, उनको इतनी जोर से दिमाग में अवेयरनेस के हिसाब से उसको लाया करो। दूसरी चीज आप ये जरा ट्राई करके दो, कुछ चलो उसके अंदर बात करें। ओके, ठीक, ठीक है सर। 2 सर क्वेरीज हैं। पहली क्वेरी सर ये कि प्लांटर वॉर्ड्स जो सर इनसाइड बाहर नहीं रहते, अंदर की तरफ धसे रहते हैं और पेनफुल रहते हैं, उस कंडीशन में सर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। टिंकर सर एक चीज और, इससे पहले बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट सर मैं ये चाहता हूँ कि ये किस हेल्थ में आएगा सर, इसको हम सौदा में रखेंगे सर, वो ग्रोथ भी कर रहा है, हरारत से। बेसिकली हम लोग इसमें ये सब तासील वासील ये सब सौदा में गिनता है बेसिकली। जी जी। ओके, ये सब बेसिकली इसी में होता है, बाई प्रोडक्ट है वो। कुछ लोग मेटाबॉलिक कहते हैं, कुछ लोग वायरल कहते हैं, नाम अलग अलग मॉडर्न के हिसाब से। इवन वायरस की वजह से भी होते हैं, बोलते हैं वाट। कुछ लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी कॉर्न एंड वाट एंड तासील वगैरह सौदावी मादे के हिसाब से लिखे। इनमें आप मुंजिज मुस्लिल की तरफ जाने की जरूरत नहीं सर, आप इसमें तिंकार इस्तेमाल करो। तिंकार अगर ज्यादा 2 TDS दे सकते तिंकार और रसोत। एक्चुअली उसका जो मेन मेरे पास आयुर्वेदिक का एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर हड़ताल तबकी, क्या है हड़ताल तबकी अल्सेनिक ट्राइसल्फेट है वो, 3 सल्फर और एक गंधक का मुरक्कब है वो, जिसको हम क्या नाम उसका अल्सेनिक, दोनों 2 किस्म के आते हैं वो, तबकी हड़ताल तबकी और हड़ताल वर्की आते हैं। ये इंतहाई किस्म की मुसफ़्फ़ी खून, इवन कैंसर में भी काम करते, लेकिन यूनानी में इसका कोई दवा नहीं है। आयुर्वेदिक की कोई कंपनी अगर बनाता है जिसके अंदर हड़ताल तबकी हो, वो आप इसमें इस्तेमाल करो, 1 रत्ती सुबह शाम। वर्की ने हड़ताल तबकी, वो ये सब चीज में जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब मेरे पास जितने भी पाते हैं पूरा सारा वाट आते हैं, एक्सटर्नल वाट 15 दिन में गायब हो जाते हैं। वो 1 आध 2 रहे तो अपन क्या कर सकते हैं, वाटनिल या अपने वाट का जो पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन पूरी बॉडी में कुछ लोग को रहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है अभ्य तिंकार, अभ्य रसोत, उन्नाप, और मैं ये जो कॉम्बिनेशन का एक दवा आता है हड़ताल तबकी का, ऑफ्स्यूल बोल की कंपनी, कश्मीर आयुर्वेदिक फार्मेसी वाली कंपनी, वही कई राजस्थान से कहीं से आते हैं। कहीं भी नेट में गूगल करके देखो, ऑफ्स्यूल, OFFSULE कंपनी वो प्रोडक्ट निकालते हैं लंग्स के लिए और क्रॉनिक कॉफ के लिए। मैं स्किन में इस्तेमाल करता हूँ, स्किन में सोरियासिस में उसको इस्तेमाल करता हूँ, कैंसर में इस्तेमाल करता हूँ, क्रॉनिक कॉफ में इस्तेमाल करता हूँ। ऑफ्स्यूल OFFSULE कोई गूगल करके देखो और उसकी कंटेंट देखो। वो 2 BD दे दो, 15 दिन में क्लीन हो जाएगी। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई चीज, लोकल अभी यूनानी के एक वाट ये आते हैं वाट के लिए, वो लगा दो पानी में मिक्स करके, वंडर टच। ठीक, ओके डन। ओके, लास्ट क्वेरी रिगार्डिंग माय वाइफ सर, शी इज 35 years of old age, बलगमी मिजाज की है सर, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है सालों से। उसको सर अपनी प्रैक्टिस से हटके मैंने जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ है वहां भी दिखाया, मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन कराई, कोई हिस्ट्री उसके अंदर नहीं है, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। फिर फाइनली सर मैंने आपका ये ऑयल आता है रोगन लेमोनी करके, उसको यूज कराना शुरू किया है। लेकिन लोकल सबब तो नहीं है ना? नहीं, लोकल कोई सबब नहीं, कोई डेंड्रफ नहीं, स्काल्प क्लीन है। अगर लोकल सबब है तो तेल से काम कि तेल लोकल काम करता है ना, तो जो किसका बाल लोकली गिरता है तो लोकल दवा इस्तेमाल करो।
यहाँ सबसे ज्यादा इस उम्र में कुछ लोग थायराइड का इश्यूज नहीं है ना? नहीं। ओके, ये भी अगेन एक किस्म का अमराज रुतूबी है, यानी कि मसक्का कमजोर हो गया। जी। अक्सर आप देखते हैं जैसे जो रोगन आमला क्यों करते हैं? रोगन आमला आबिस काबिस है, स्किन की जो बिल्कुल। स्काल्प को थोड़ा सा इंकिबाजी कैफियत को क्रिएट करते हैं। तो अंदरूनी तौर पे मैं बोलता हूँ आपको, अंदरूनी तौर पे सबसे बेस्ट कब्बे नरकचूर 2 BD, ठीक। मशरूब आमला, ये मेरा मामूलत मतलब है, अब्बे मरवारी, खलास। ठीक है सर। ओके, डन। नेक्स्ट। थैंक यू सर। बस सर यही था, एक स्टडी थी, बहुत बहुत डिस्कशन था और शुक्रिया। क्वेरी थी। थैंक यू माशाल्लाह, सर। काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। ये जवारिश बस सर 3 कलौंजी का महीने सर, इन्होंने जवारिश कलौंजी और आईबीएस सर, जवारिश कलौंजी, और इन्होंने जो मोशन की हिस्ट्री बताई थी डायरिया में, जवारिश कलौंजी थोड़ा गर्म है। नहीं जवारिश कलौंजी आईपीएस में नहीं दे सकते। कमूनी बता बेसिकली रहे थे। एक आईबीडी कमुनी, होता है, जवारिश कमुनी। कमूनी कमूनी दे सकता है, कमूनी अच्छा। गर्म है। बेसिकली बलगमी लोग के लिए सबसे बेहतरीन जीएटी की दवा है कमूनी, जो मुसलसल बलगम होते हैं, लेकिन उसको खाली सफरावी को और दम्बी को जवारिश कमूनी सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते। ओके, अब हमारे नेक्स्ट थैंक यू सर। सर बहुत होनहार और बहुत फाउंडिंग मेंबर ऑफ हेल्दी वेव हर्मस एकेडमी में अपना पूरा सहयोग देने वाले, अपना ताउन देने वाले डॉक्टर अनस अब्दुल्ला, जो के अब बोलिए। इनके लिए हम क्या दुआओं से नवाज सकते हैं। अब बाकी हिकमत। इस्लाम जी सर, चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा तो दिखाइए। चेहरा तो दिख रहा है, बस नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस जो है शुरू करी सर हमने, अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बता दें या ब्रीफ में बता देते हैं जो भी कि हो। जो है जी। तो सर कोविड से लगभग थोड़ा पहले ही शुरू करी थी, कुछ एमआर वगैरह आते थे जामिया से, जामिया रेमेडीज से कुछ उनके प्रोडक्ट शुरू करे थे। फिर अलाउद्दीन बॉस को बताया कि हाँ कुछ यूनानी चलाते हैं हम, और पढ़ा भी कुछ ज़्यादा नहीं था यूनानी के बारे में, बस मॉडर्न पढ़ते थे, उसी की प्रैक्टिस भी करी थी और छोटा सा सेटअप भी उसी का है। तो फिर अलाउद्दीन बॉस ने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ कुछ मेडिसिन हैं चलाया करें। तो आपकी जो बुक है सर हरमस मतब वाली, उससे जो है कुछ दवा शुरू करी चलाना, और अब यकीन तो था नहीं कि हाँ काम करेगी, लेकिन ये कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें है ही नहीं मॉडर्न में, लास्ट कोशिश करी कि हाँ शुरू करें, जिसमें से गायनी में खास तौर से मीनोरेजिया जो है, सीवियर मीनोरेजिया वगैरह का ट्रीटमेंट के लिए है ना, और सैलानिल के लिए, सैलान के लिए है ना, सैलानोरैम, और कुछ और मेडिसिन चलाई। तो उसके बाद से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो सर उसके बाद कुछ मेडिसिन चलाना शुरू करी, जैसे टाइफाइड के अंदर जो आपने ट्रीटमेंट लिखा था वो शुरू किया। तो ऐसे टाइफाइड जो बार बार रिकरेंस हो रहा था उसके, उसमें आप रिलीफ मिला। और फिर उसके बाद कुछ पेशेंट जैसे कि डेंगू के अंदर क्या, जो सफरावी फीवर थे कि बहुत ही ज़्यादा फीवर थे और एकदम हम उसको कुछ दे भी नहीं सकते कि फीवर सबसाइड करने के लिए पैरासिटामोल या तो आईवी पे उसको लेना पड़ेगा, और या तो जो है हम उसको ऐसी कोई पेन किलर वगैरह दे नहीं सकते, और पेशेंट बहुत परेशान है। तो उसमें कुछ दवा मेडिसिन शुरू करी, सर्द खुश्क मेडिसिन, जैसे जिसमें शरबत नीलोफर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आपका सर कैप्सूल हुम्मा जदीद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ना सर, और साथ में और मेडिसिन शुरू करी। तो 2-4 फायदे ये मिले जो मतलब कि पेशेंट को जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह पे नहीं गया, यानी कि ऐसे हम नॉर्मली मेडिसिन देते थे फौरन 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फौरन ऐसा हुआ कि प्लेटलेट फॉल करना शुरू कर गया। तो मेरे पास पेशेंट फिर इसी बात पे आने लगे कि हाँ उनके पास जाएंगे तो डेंगू के पेशेंट के जो है प्लेटलेट फॉल नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो शरबत दिनार वगैरह है, मरवारिद वगैरह दिया, बेसिकली वो तमर हिंदी दिया, समरुल हिंद, कि कोशिश ये करी कि जो है हाँ सर्द खुश्क या सर्द तर के जो है, अगर बीपी फॉल कर रहा है पेशेंट का तो सर्द तर से शुरू किया, और नहीं तो जो है सर्द खुश्क दे करके ये कोशिश करी कि जो है उसका जो है मतलब क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म वगैरह मेंटेन रहे, यानी कि हीमोस्टैटिस होमियोस्टैसिस मेंटेन रहे। उसके बाद सर कुछ पेशेंट के टाइफाइड के ऐसे पेशेंट्स भी अल्लाह पाक ने ठीक करे जिसके अंदर ऐसा जो है टाइफाइड था, ट्रीटमेंट किया, कई जगह से दिखा के आया बड़े-बड़े हॉस्पिटल से, और टाइफाइड उसका नहीं गया, फीवर ही सबसाइड नहीं कर रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फीवर सबसाइड नहीं कर रहा है। अब उसके लिए
ट्रीटमेंट क्या दे रहे, हमने कोशिश करी शुरू में देने के लिए कि शरबत दिनार दिया, जो आपका ट्रीटमेंट लिखा हुआ माजुन दबिदुल वर्द, तो उससे ये हुआ कि साथ में आर्क मको कासनी भी दिया, क्योंकि उसको जो है एक पेशेंट जिसका डिस्कस कर रहे हैं सर, उसका जो है एलएफटी काफ़ी डिरेंज था। तो सर उसका फ़ायदा ये उस पेशेंट के, अभी पुलिस वाला है वो, तो उसमें क्या हुआ सर कि बिलिरुबिन तो कंट्रोल में आया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ, एसजीपीटी वो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा था। और फिर उसको गैस्ट्रो वाले के पास भेजा, तो गैस्ट्रो वाले ने कहा कि जो है हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करेंगे और जो है ईआरसीपी करके देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, कि कहीं जो है ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है लीवर के अंदर, जिसकी वजह से ये एसजीपीटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सॉरी अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है। तो उन्होंने देखा तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। फिर मेरे पास वो लौट करके आया कि आराम नहीं मिला, अजीब जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज था लगभग जो है 1800 के आसपास पहुँच गया था। बस 1600 या 1800 ध्यान नहीं। तो सर फिर उसको जो है शरबत बजूरी शुरू किया, अलॉन्ग विद शरबत खशखश। सर उसका 2-3 दिन के बाद से ही जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल होना शुरू हो गया, और उसका बाद में वो भी कंट्रोल में आने लग गया। जो है बाकी चीज़ें एलएफटी की गड़बड़ हो रही थी, साथ में पीटी-पीसी आईएनआर वगैरह भी गड़बड़ हो रहा था। तो ये सर समझ में आया कि जब बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे सब हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद भी जो है यूनानी के अंदर ही अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, अगर हम डायग्नोसिस सही बनाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। जी। सर और कुछ और पेशेंट है सर, जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं, अभी तो अल्लाह शुक्र है किडनी वाली के दिखाने लगे। ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पर होते हैं, और वो डायलिसिस बहुत से हैं जो नहीं कराना चाहते हैं, कि अब या कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। या तो रीज़न ये है कि पैसे की इश्यू है, या जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं है। तो सर उन पेशेंट में अल्लाह शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कम से कम 7 या 8 पेशेंट ऐसे हैं सर जिनकी डायलिसिस बिल्कुल बंद हो गई, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायलिसिस शुरू ही नहीं करी, उनका जो है यूरिया था 300 के आसपास और क्रेटिनिन था 18 के आसपास, और वो नहीं कराना चाह रहे थे, कह रहे थे मर जाएँगे, हम डायलिसिस नहीं कराएँगे, क्योंकि देखा होगा उन्होंने अपने घर में इश्यूज़। तो सर उनका अभी का जो है यूरिया क्रिएटिनिन का मतलब उसके पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, वो हर तरह से स्टेबल है, और सर उसके प्रोटीन आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसको ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो नॉर्मली किडनी वाले पेशेंट्स में देते हैं, उनमें पहले जब मेरे पास आते हैं हम देखते हैं अगर ये सफरावी कंडीशंस में, क्योंकि अक्सर जो आते हैं वो एक्यूट किडनी इंजरी के होते हैं। तो सर एक्यूट किडनी इंजरी के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो है हमको रिपोर्ट्स में जो एनोमैलीज़ मिलेंगी, उनमें जैसे बहुत ज़्यादा उसको यूरिन में जो है या तो पस आ रहा होगा या ब्लड आ रहा होगा, ठीक है? रीज़न उसका ये होगा कि बहुत उसने या तो कोई पेनकिलर खाई थी या किसी भी रीज़न से, या हाई फीवर था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी किडनी डैमेज हुई, यानी सफरा की वजह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तादील सफरा की कोशिश करते हैं, और वो दवा देते हैं जिसमें से उनको फ़ौरन ही आराम मिले। तो पहले तो शरबत खशखश है, या शरबत संदल आपका है, साथ साथ में जो है शरबत बजूरी, मुतदिल या बारिद, ये चलाते हैं सर। इसका सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, पेशेंट को 1 ही या 2 दिन से के बाद से ही किडनी में रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी मिलता है उसको। और बहुत से बाकी अगर ब्लड आ रहा है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग आपकी जो दवाइयाँ उनमें चलाते हैं, जैसे कुरकुम चलाते हैं सर। कुमकुम जो है इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक ही कम करता है, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। और सर दवाइयाँ जहाँ जो हो सकती है, राल चलाते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो राल चलाते हैं, या अंजुबार चलाते हैं। तो अगर ये किडनी से इंजरी में ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो सर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और पेशेंट को बहुत ही जल्दी मतलब रिकवरी होती है। और ये एक दूसरे से कहता भी कि हाँ मेरी डायलिसिस रुक गई है, आप जाके वहाँ दिखा लीजिए, जिनकी पहले से डायलिसिस चल रही होती है। तो सर ये कुछ पेशेंट्स हैं, और सर रेस्पिरेटरी में भी कुछ मेडिसिन्स हैं जिनमें पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कफ के ऊपर है, जैसे कि 5-6 महीने से कफ था और सबसाइड नहीं कर रहा था, और पेशेंट जो है बहुत परेशान है, और जाँचों में कुछ निकल के नहीं आ रहा है, और कफ सबसाइड नहीं कर रहा है। पेशेंट एक अभी जो वो चल रही है उसमें कंसल्टिंग में एक पेशेंट है कल्पना नाम की, लगभग एज है उसकी 50 के आसपास, और बलगमी बॉडी थी उसकी, और जो है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ना तो एसिनोफिल बढ़ा हुआ उसका, सिर्फ उसको खुश्क जो है खाँसी है। उसको सिर्फ एक ही दवा दिया सर, इथरिफल इस्तोखुद्दूस, और सर अल्लाह का शुक्र है उसको जो है हाँ एंटीबायोटिक दिया था उसको शुरू में 3 दिन क्लैरिथ्रोमाइसिन, और सर उसके बाद जो है हफ्ते भर के बाद उसका कफ सबसाइड हो गया। दोबारा वो आई थी, साथ में हमने एक चीज़ और ऐड करी थी कि हल्का बुरी कह रही थी खराश है, शरबत एजाज जो सर आपका है वो शुरू किया था। सर उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उससे, और उसको एंटीबायोटिक सिर्फ 3 दिन खिलाई थी क्लैरिथ्रोमाइसिन। यस, और यस। सर और इसी तरह से पेशेंट रहते हैं सर, तो अल्लाह शुक्र है मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा है अब तो। कोई पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसको कोई यूनानी दवा हम देना, अंग्रेजी तो अगर देते के साथ में मिक्सोपैथी सर हो पाती है, कभी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो प्योर यूनानी से नहीं ठीक होते हैं, तो उनको देना पड़ता है।
यस, तकलीफ के लिए वो देना पड़ता है, बीमारी तकलीफ के लिए इलाज देना के लिए अपने दवा। जी हाँ जी, वो फाइनली ट्रीटमेंट के लिए ठीक करने के लिए। लेकिन सर अब खुशी ये होती है कि जो क्रॉनिक पेशेंट जब ठीक होते हैं तो उसी में जो है नाम भी होता है और उसी में फिर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम भी कंसल्टेंट लेवल पर पहुंचते हैं कम से कम। अक्सर आपने जो बात की है बहुत अच्छे मतलब लगा। इसमें हमेशा एक चीज याद रखो, जो पहले सब लोग जिससे बातें करते हमने ये सब किया ये सब किया, तो ये लोग सब ज्यादातर लोग समझते हैं सब खाली बेकम फाके यूनानी में कोई भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि मॉडर्न वाले जो भी चीज बोलते हैं उनके पास रिकॉर्ड रहते हैं, उनके पास उसका सबूत रहते हैं, डाटा रहते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रहते हैं, ये सब एनालिटिकल चीज रहते हैं इनके पास। अभी अपने पास सबके पास एक सबसे बेहतरीन एक इंस्ट्रूमेंट है अपना मोबाइल। भले कोई भी पेशेंट आए उसकी स्किन का या कोई भी डिजीज का या हिस्ट्री या कोई चीज तस्वीर निकाल सकते हैं स्किन वगैरह में, आप उसको निकाल के रखा करो ट्रीटमेंट से पहले क्या या उसका रिपोर्ट को, जी सर, और उसके बाद में आप एक दो सर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हाँ यस, इससे क्या होता है कि अपने पास इतना एक मजमूई मतलब इतना चीज ये होते हैं डाटा बेस, कभी भी समझो कोई कोई समझो कोई अच्छे ब्लॉगर को मिला या कोई इन्फ्लुएंसर को मिला, वो आपकी अगर समझो थोड़ा एक जगह पे व्हाट्सएप में कहीं भी ये पेशेंट को मैंने ट्रीट किया, पेशेंट खुद अपनी जबान से बोलेंगे उसकी ट्रीटमेंट की रिपोर्ट ये क्या, ये हर बीमारी को आप स्टोर करके रह सकते हैं आपके मोबाइल। और क्योंकि दुनिया को आजकल क्या है, एविडेंस बेस्ड दवा नहीं चाहिए, इनको आज क्या चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन, रिजल्ट ओरिएंटेड जी। उनको रिजल्ट चाहिए। तुमने क्या किया, तुमने ये सब उनको कुछ मतलब नहीं, उनको रिजल्ट मिला वो काफी। जो रिजल्ट मिला उसका सबूत, उसकी रिकॉर्ड, उसकी डाटा अपने पास अगर रहा, ये है हमारे लिए, हमारा साइंस यही है। क्योंकि सामने हमारा साइंस बिलीव करता है किसके ऊपर, कैफियत और रिजल्ट के ऊपर, वो हमको दिखाने के लिए अपने पास एक प्रूफ के। पहले मैं ये सब चीज नहीं करता था। एक रिसेंटली मैंने क्या किया, कुछ ऐसी ऐसी बीमारी जैसे 15 दिन में अच्छा हो जाए, तो बोले अरे यार यार इसका पहले का पिक्चर निकाल के रखना चाहिए था, क्योंकि अब ये अच्छा रिजल्ट मिला, ताकि मैं दूसरे डॉक्टर से ये शेयर करूं। लेकिन जबकि हम लोग इतने फोटो नहीं निकालते कि आपको खुद का भरोसा नहीं है अच्छा होगा, तो कोई भी डिजीज आपके पास आएंगे, आप फोटो कैसे भी करके, वेदर इट इज बर्स हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, हाइपो पिगमेंटेशन हो, कोई भी चीज का आप फोटो हमेशा निकाल के रखें। आप ये अपने पास जो मरहम रालकोल है, रालकोल इतना जबरदस्त चलते हैं कली के इधर केरला में, जो क्रॉनिक वुंड है, अल्सर है, जो जो एम्पुटेशन चाहिए, या समझो इतना वेरिकोस अल्सर से लेके डायबिटिक वुंड, उसका भी हमारे पास इतना कलेक्शन है, तो हैरान हो जाएंगे कि वुंड को देख के। अभी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ जिद्दा से, एक डॉक्टर है वो जिद्दा में रहती है, उसकी इनलॉस का पूरे पैर का आधा गोश्त चले गया पैर के नीचे इनलॉस का, तो डॉक्टर ने बोला वो करना पड़ेंगे एम्बिटेट, मतलब एम्बिटेट करने की जरूरत नहीं, खाली गैंग्रीन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। तो वो पेशेंट कन्विंस है कि हमको भी इतना कॉन्फिडेंस, मतलब नहीं इससे भी बहुत खतरनाक जो चीज हमने मैनेज किया, मतलब बिंदास रहो, आपको यहाँ से दवा बेच के देता हूँ। तो एक जमा हो जाते अपने पास ये सब चीज छोटे छोटे, भले कोई भी हो डिजीज का, एक रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रखा करो। फ्यूचर में हम लोग की जब बात करते तो हम डंगे की चोट में हम बात कर सकते, भाई देखो ऐसा मुंह जबानी ये नहीं, पुराने हकीम लोग बोलते थे, हम जो करते हमने, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। दैट इज आवर साइंस, दैट इज आवर रिसर्च। ये इंसान मतलब दुनिया उनको ही कबूल कर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। यस सर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर अयाज मौजूद हैं? डॉक्टर अयाज बहराइच। 4 बज गया, जल्दी बोलो। बस सर लास्ट हो गया। हाँ, खजूर डॉक्टर वजूर अयाज लेने को जाने का। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे सर हमारे 3 पार्टिसिपेंट जो कि हम लोगों ने उनको मैदान में उतारा। 4 थे, आज एक किसी वजह से एब्सेंट रहे। तो हम अस्सलामुअलैकुम। क्या करेंगे, धीरे धीरे अलाउद्दीन अपने वो टॉपिक जब ये हाँ, डिस्कशन होता है। बताएं। मैं एक बात कह दूं सर, सर ने अभी जो बोली ना रिजल्ट ओरिएंटेड बात, हाँ सर आप लास्ट, मैं डॉक्टर शुजात हूँ, शायद आपने पहचाना। हाँ यस यस। तो लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी अपनी आयुष कॉन्फ्रेंस दुबई में ट्रेड सेंटर में, हाँ तो वहां पर इसी बात पे बहस हो गई थी। माशाल्लाह काफी अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए थे। तो उन्होंने, एक श्रीलंका से डॉक्टर थे, वो एमडी यूनानी थे, एनयूआईएम से, आप जानते होंगे उनको, रईसुर रहमान साहब। हाँ वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उसका इत्तेफाक से मैं उस प्रेजेंटेशन का मॉडरेटर था। तो उन्होंने जो है ना बहुत सी चीजें ना रिजल्ट ओरिएंटेड कहीं,
तो इस पर एक जो है ना हकीम साहब थे, उन्होंने बोला कि आपने यूनानी के पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर दिया। तो काफी Yes. बहस हो गई इस बात पे कि आपने ये कैसे किया। तो फिर मैंने इसी को इंड किया था, जो आपने आज बोली बात वो सर मैंने वहां पे रिपीट करी थी। मैंने कहा कि सर ने जो भी बोला है दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस कर सके, लेकिन ये रिजल्ट दे रही है। तो एंड आप रिजल्ट तो रिजल्ट ही है ना, रिजल्ट, हाँ फाइनल तो रिजल्ट ही है ना। आप कॉन्सेप्ट Final तो लेके बैठे result रहो, ही है, रिजल्ट समझ निकला लीजिए। तो मतलब क्या है। यस तो यस डेफिनेटली। हाँ, तो बहरहाल वो प्रोफेसर साहब जो थे वो गुस्सा हो गए थे काफी और निकल के चले भी गए, लेकिन वो बात वहीं पे टिकी रही कि रिजल्ट ओरिएंटेड ही हमको रखना है। बस खलास, यस यस यस। हाँ यस, और वहीं पे एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिजल्ट ओरिएंटेड अगर अभी रिसेंटली मेरे को लगता है शायद लखनऊ में या कहीं और एक कॉन्फ्रेंस में जो थे बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें किसी ने वो जो अपना पुराने क्या नाम उनका मद्रास की जो प्रिंसिपल थे, उसने स्किन की जो डिजीज का ट्रीटमेंट किए थे, उसने पूरा बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर दिखाए थे स्क्रीन में। शायद वो टाइम एक IAS ऑफिसर भी या कोई अच्छे ऑफिसर भी, बड़ा ऑफिसर भी था, वो उन लोग से पलट के देखने लगा और इतना बोलने लगा यार ऐसा रिजल्ट है क्या यूनानी में। और वो इतना उस चीज को इतना ध्यान दिया, क्योंकि वो बोल रहा है ऐसा ऐसा हमारे पास कोई भी डिजीज का टेस्टिमोनियल हो, रिपोर्ट हो, पब्लिक बोले छोड़ो यार इसको, एविडेंस को, हमको रिजल्ट चाहिए, एविडेंस तो सही है लेके सर, सही है, हमको रिजल्ट दे दो बोले। सर सही है, एक सही एक है। आध केसेस है स्किन के केसेस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है लीच का, जो इस तरह के डिब्राइवमेंट वाले केसेस होते हैं या एम्पुटेशन की तरफ रेफर हो जाता है कंप्लीट, उसमें सर लीच का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है सर। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं 3 कम से कम। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूंगा, मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट हो गया। अभी मैं आपको एक बार वो वूंड जो है ना, बड़ा बिग बिग वूंड का डायबिटिक, उसकी आफ्टर एंड इफेक्ट का इंशाल्लाह मैं एक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जी सर। ओके, थैंक थोड़ा यू। सा सर उसका शेयर करने के साथ उसका ट्रीटमेंट की जो वो फोटो भी होती बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है मालूम, हम लोग अभी जैसे बीच में हमने कंसेप्ट लाए थे तालिया का कंसेप्ट, कुछ लोग उसको सीरियस लिया, कुछ लोग यहाँ से ट्रेनिंग होके गया, लेकिन क्या मालूम जो लोग उसको मुकम्मिल किया मतलब उसको शुरू नहीं किया, जो भी शुरू किया उसको रिजल्ट भी मिल रहा है। और हम लोग अभी आजकल माशाल्लाह थोड़ा बहुत समझ रखता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि वापस वो तालिया का कंसेप्ट जिसमें भी डॉक्टर लोग को उसको अडॉप्ट करना है, वो अपने क्लिनिक में अडॉप्ट करे, ताकि अपनी रिजल्ट को अपन जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिनिक में कन्वर्ट करे और उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि हमने वो एक बेहतरीन कंसेप्ट दिए थे, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना बड़ी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी पहले सबके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी इतने साल से तकरीबन 4-5 साल से हमारा लेक्चर सीरीज बराबर चल भी रहे, तो मैं समझता हूँ एक इनर कॉल लाना चाहिए सबको, नहीं भाई हमको थोड़ा सा अपने जो भी चीज सीखा पढ़ा उसको थोड़ा कायदे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। उसका भी एक हर चीज का एक वक्त होता है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इसमें उस लायक हो चुके, तो उसके ऊपर भी जरा ध्यान दीजिए। तालिया को जितने भी यहाँ से कुछ लोग यहाँ से ट्रेनिंग होके भी गया, शायद उन लोग भी ठंडा पड़ गया, तो उनको क्या प्रॉब्लम है उसको आगे बढ़ाने में, या दूसरा कोई इश्यूज है तो वो हमसे शेयर करे ताकि वो भी इसमें डिस्कस करे।